नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास वारी एनर्जीज के कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं, हालिया निवेशक प्रस्तुतियां और पिछली कुछ तिमाहियों की आय कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स। हाँ, नमस्कार। आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, देखेंगे कि वारी के प्रदर्शन, उनकी भविष्य की योजनाएं और ओवरऑल आउटलुक के मुख्य बिंदु क्या हैं। बिल्कुल, ये दस्तावेज आप देखें तो कंपनी की वित्तीय सेहत, उनकी जो बड़ी ऑर्डर बुक है और जो विस्तार योजनाएं हैं, उन पर काफी रोशनी डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हाल के वित्तीय प्रदर्शन पर ही नजर डालते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 जो मार्च 2025 में खत्म हुआ, उसके नतीजे कैसे रहे? नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। पूरे वित्त वर्ष 25 की बात करें तो राजस्व 14,846 करोड़ था। 14,846 करोड़। हाँ, और ये पिछले साल मतलब वित्त वर्ष 24 के मुकाबले 27.6% ज्यादा है। करीब 28% की बढ़ोतरी। ठीक है। और अगर मुनाफे यानी ईबिट्टा की बात करें, इंटरेस्ट टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई, वो 3,123 करोड़ रही। 3,123 करोड़। जी, और ये पिछले साल से 72.6% ज्यादा है। 72% से ज्यादा ईबिट्टा ग्रोथ। या ये तो जबरदस्त आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ आखिरी तिमाही को देखें, जनवरी से मार्च 2025 वाली यानी Q4 FY25, हाँ, उसके आंकड़े उस तिमाही में अकेले राजस्व 4,141 करोड़ था। 4,000 करोड़ से ऊपर एक तिमाही में। हाँ, ये पिछले साल की इसी तिमाही Q4 FY24 से 37.7% ज्यादा है। और उस तिमाही का ईबिटा तो 1,060 करोड़ रहा। 1,000 करोड़ पार। जी, और यहाँ ग्रोथ देखिए, पिछले साल की इसी तिमाही से 116.3% ज्यादा, मतलब डबल से भी ज्यादा। कमाल है। मार्जिन में भी अच्छा सुधार बता रहे थे आप। हाँ, मार्जिन में करीब 9%, मतलब 900 बेसिस पॉइंट्स का उछाल दिखा है Q4 में। तो इस बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे क्या वजह बताई गई? आय कॉल में जरूर इस पर बात हुई होगी। हाँ, देखिए, मुख्य रूप से 3-4 बातें निकल कर आती हैं। एक तो कच्चे माल की लागत, खासकर जो सोलर सेल्स वगैरह हैं, वो कम हुई है। अच्छा। दूसरा, कंपनी ने कहा कि उन्होंने ज्यादा मुनाफे वाले ऑर्डर्स पर फोकस किया, मतलब लाभदायक मिश्रण था ऑर्डर्स का। तीसरा, जो घरेलू रिटेल बाजार है, वहां उनकी बिक्री बढ़ी है और वहां अक्सर मार्जिन थोड़ा बेहतर रहता है। ठीक है। और चौथा, उन्होंने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब कामकाज की जो दक्षता है, उसे भी सुधारा है। तो लागत कम हुई, फोकस सही रहा और कामकाज भी सुधरा। जी, ये सब मिलकर अच्छे नतीजे लाए। बिल्कुल, ये मुख्य कारण बताए गए हैं। ये वित्तीय नतीजे तो काफी ठोस हैं और शायद इसका एक बड़ा कारण उनकी ऑर्डर बुक भी है ना। दस्तावेजों में इसका भी जिक्र है। वो कितनी बड़ी है अभी? हाँ, ऑर्डर बुक की बात करें तो अप्रैल 2025 तक कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक थी, वो करीब 47,000 करोड़ की थी। 47,000 करोड़। जी, और इसमें उनकी जो सब्सिडरी है WRTL, उसके EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन वाले ऑर्डर्स भी शामिल हैं। तो ये कंसोलिडेटेड फिगर है। 47,000 करोड़ की ऑर्डर बुक, ये वाकई बहुत बड़ी है। इसका ब्रेकडाउन कैसा है? मतलब भारत से कितना, बाहर से कितना? ये भी दिलचस्प है। करीब 45% ऑर्डर जो हैं वो भारत से हैं और बाकी 55% विदेशों से। 55% विदेशों से। हाँ, और इसमें अमेरिका का हिस्सा काफी बड़ा है, एक महत्वपूर्ण बाजार है उनके लिए। लेकिन ये सारे ऑर्डर एक साथ तो पूरे नहीं होते होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही समझना जरूरी है, अलग अलग सेगमेंट के ऑर्डर को पूरा होने में अलग अलग वक्त लगता है। अच्छा, जैसे? कुछ अंदाजा? हाँ, जैसे जो भारत के रिटेल ऑर्डर होते हैं वो तो बुक एंड शिप टाइप के होते हैं, मतलब शायद 1-2 महीने में ही निपट जाते हैं। ओके। फिर भारत के ही जो बड़े यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें शायद 9 से 12 महीने लग सकते हैं। ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर हैं, खासकर अमेरिका वाले, उनको पूरा होने में 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। ओह, तो काफी लंबा समय। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक तिमाही में जो बिक्री का मिश्रण होगा, वो जरूरी नहीं कि ऑर्डर बुक के मिश्रण जैसा ही दिखे। मतलब जो ऑर्डर जल्दी पूरे होते हैं, उनका असर जल्दी दिखेगा रेवेन्यू में। समझ गई। तो ये कंपनी को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी देता होगा कि कब कौन से ऑर्डर पर ज्यादा ध्यान देना है, अपनी फैक्ट्रियों को कैसे चलाना है। बिल्कुल, वे इस बड़ी और विविध ऑर्डर बुक का इस्तेमाल करके अपनी उत्पादन क्षमता का, आप कह सकते हैं, अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही मुनाफे को भी साधने की कोशिश करते हैं। और ऑर्डर पूरे करने के लिए क्षमता यानी कैपेसिटी भी तो चाहिए। विस्तार योजनाओं पर क्या चल रहा है? कैपेसिटी बढ़ाई है क्या? हाँ, बढ़ाइए। कंपनी ने अपनी मॉड्यूल बनाने की क्षमता बढ़ाकर अब 15 गीगावाट सालाना कर दिए। 15 गीगावाट, ये तो भारत में सबसे ज्यादा है शायद। हाँ, ये भारत में सबसे ज्यादा है। और सेल बनाने की क्षमता भी 5.4 गीगावाट तक पहुंच गई है। 5.4 गीगावाट सेल? जी, और एक और बड़ी बात,
इसी साल जनवरी 2025 में अमेरिका में उनकी 1.6 गीगावाट की मॉड्यूल फैक्ट्री भी चालू हो गई है। अच्छा, अमेरिका में भी ऑपरेशन शुरू हो गया। हाँ। और भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? क्या सिर्फ सोलर मॉड्यूल और सेल तक ही रहेंगे या कुछ और भी प्लान है? नहीं, वे आगे भी देख रहे हैं। वित्त वर्ष 2027 तक उनका लक्ष्य है कि 4.8 गीगावाट और मॉड्यूल क्षमता जोड़ी जाए। और 4.8 गीगावाट? हाँ, और ओडिशा में एक बड़ी 6 गीगावाट की इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाने की योजना है। ये सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का हिस्सा है। इंटीग्रेटेड मतलब? इंगट बनाने से लेकर वेफर, सेल और फिर मॉड्यूल तक सब कुछ एक ही जगह बनेगा। ये वित्त वर्ष 27 तक चालू होने की उम्मीद है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है। हाँ, और इसके अलावा वे सोलर से आगे बढ़कर भी सोच रहे हैं। बैटरी स्टोरेज में भी जा रहे हैं। 3.5 गीगावाट आवर का लक्ष्य है। बैटरी स्टोरेज। और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की भी योजना है। 300 मेगावाट क्षमता और सोलर इन्वर्टर भी 3 गीगावाट क्षमता। बाप रे, मतलब सोलर मॉड्यूल, सेल, बैटरी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, इन्वर्टर, ये तो पूरी एनर्जी वैल्यू चेन में घुस रहे हैं। हाँ, वे एक तरह से वन स्टॉप एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी विस्तार है। इसके लिए काफी पैसा भी लगेगा, तो फंडिंग कैसे होगी? कुछ बताया इस बारे में? हाँ, दस्तावेजों में इसका जिक्र है। उनका कहना है कि इन विस्तार योजनाओं के लिए जो फंडिंग है, उसका बड़ा हिस्सा वो अपने आंतरिक स्रोतों से, मतलब जो मुनाफा कमा रहे हैं, उसी से जुटाएंगे। इंटरनल अक्रूअल से? जी, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां बाहरी कर्ज या इक्विटी फाइनेंसिंग का विकल्प भी खुला रखा गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हुए, क्या कंपनी ने आने वाले साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कोई वित्तीय मार्गदर्शन या गाइडेंस दिया है? कोई अनुमान? हाँ, दिया है। उन्होंने वित्त वर्ष 26 के लिए EBITDA का अनुमान या कहिए गाइडेंस 5,500 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ के बीच रखा है। 5,500 से 6,000 करोड़ EBITDA का अनुमान। हाँ, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी साफ किया है कि ये एक भविष्योन्मुखी बयान है, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, और इसमें कई तरह के बाजार जोखिम शामिल हैं, तो इसे कोई गारंटी नहीं मानना चाहिए। जाहिर है, गाइडेंस हमेशा शर्तों के साथ ही आता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, तो वारी भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल निर्माता है। घरेलू बाजार में उनकी अच्छी पकड़ है। आपने बताया था FY25 में करीब 14.1% हिस्सेदारी। हाँ, लगभग। और सरकारी नीतियां जैसे मेक इन इंडिया है, PLI स्कीम है, और ये जो PM सूर्य घर योजना है, इन सब से भी उन्हें फायदा मिल रहा है ना? सही कहा आपने। इन सब का उन्हें लाभ मिल रहा है, और वो अपनी टेक्नोलॉजी पर, सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता पर, और अपने उत्पादों की बैंकेबिलिटी पर भी काफी जोर दे रहे हैं। बैंकेबिलिटी? इसका क्या मतलब हुआ? बैंकेबिलिटी का मतलब है कि उनके जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, उन पर आधारित प्रोजेक्ट्स को बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन या फाइनेंस मिलना आसान होता है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, मतलब उनके प्रोडक्ट पे भरोसा है फाइनेंस करने वालों को? हाँ, बिल्कुल। ये सब सुनने में तो वाकई काफी प्रभावशाली लगता है। ग्रोथ की कहानी साफ दिख रही है, विस्तार की योजनाएं भी बड़ी हैं, लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आता है क्या? कि वारे ये जो इतना बड़ा विस्तार कर रही है, और सिर्फ सोलर नहीं बल्कि पूरी ऊर्जा वैल्यू चेन में बैटरी, हाइड्रोजन, इन्वर्टर तक, क्या ये सब संभालना आसान होगा? खासकर तब जब दुनिया भर में व्यापार के नियम बदल रहे हैं, टैरिफ की अनिश्चितता है, सप्लाई चेन की अपनी चुनौतियां हैं। हाँ, ये एक बहुत वैलिड सवाल है। मतलब ये जो महत्वाकांक्षी विविधीकरण है, इससे ज़मीनी हकीकत के साथ कैसे संतुलित करेंगे? सिर्फ एक सोलर कंपनी से एक, जैसा उन्होंने कहा, संपूर्ण ऊर्जा संक्रमण समाधान प्रदाता बनना, क्या ये उतना ही सहज होगा जितना कागज पर दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल। क्या वो वाकई इस जटिल राह पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे? ये जरूर सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। इस संक्षिप्त लेकिन काफी गहरी पड़ताल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।